बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस इंट्रोडक्टरी कोर्स। इस कोर्स में हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स में जो बेसिक प्रिंसिपल्स जो आगे फर्दर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, उसमें से सिर्फ वो हिस्सा हम अपने साथ लेकर चलें जो कि इसेंशियल है। और मैंने कोशिश कर रहा हूँ इस कोर्स में कि जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं या ऐसे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स जिनकी फौरी ज़रूरत नहीं है उनको मैं एड्रेस ना करूं, ताकि बच्चे, मेरा टारगेट ऑडियंस इसमें है 10 साल से बड़े बच्चे और इवन जो हॉबीज बड़े लोग हैं वो भी इसको अ, आसानी से समझ सकें। और कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स हम बाद में आखिर में लेकर आएंगे और जहां ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ वहीं पर लेकर आएंगे। और आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज आपको मैंने देखे हैं जो बच्चों के लिए लॉन्च किए गए हैं, लेकिन उसमें जो कोर प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर सारी इलेक्ट्रॉनिक्स बेस करती है उनको इग्नोर कर दिया जाता है और बच्चों को रोबोट्स बनाकर या ड्रोन के मॉडल्स को आपस में कनेक्ट करके उड़ाकर बच्चों को खुश कर दिया जाता है, लेकिन उससे जो उनकी कोर कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर नहीं होते। तो इस कोर्स का मकसद ये है कि हैंड्स ऑन बच्चों को इन कॉन्सेप्ट का अंदाज़ा हो जाए। तो इसमें मैंने बहुत सारा लैब्स और प्रैक्टिकल आस्पेक्ट मैंने उसको सामने रखा है। और ये कोर्स मैं ऑनलाइन भी लॉन्च कर चुका हूँ पहले और ऑन साइट का भी प्लान है, लेकिन फ़िलहाल मैं इनकी वीडियोस को अपलोड कर रहा हूँ ताकि अगर कोई खुद इससे बेनिफिट, कोई फ़ायदा हासिल कर सके तो ज़रूर करे। तो इस कोर्स में जो हमारा प्लान है करने का वो ये कि इसमें हम छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के जो बेसिक प्रिंसिपल्स और कंपोनेंट्स हैं उनको इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो ये लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि मेन इसका गोल है, ये 20 एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो इसमें और इसके बाद हम आगे कुछ फर्दर एक्स्ट्रा, अगर वक्त बच गया तो हम कुछ आगे फर्दर एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अभी मैं आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक प्रिंसिपल्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए जो पहली चीज़ रिक्वायर्ड है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने ज़रूर कभी किया होगा कि बैलून को या कंघी को, किसी चीज़ को अपने बालों से रब करें और उसको किसी कागज़ के करीब लेकर आएं तो वो कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये वो बुनियादी कॉन्सेप्ट है जो कि बिजली, इलेक्ट्रॉनिक्स और उससे मुंसलिक तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी कोर बनता है। दैट इज द स्टैटिक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसे कहते हैं। uh, तो द पेपर गॉट पुल्ड टुवर्ड्स द बलून बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, इसके लिए कोर कॉन्सेप्ट हमें मालूम है कि कोई जो भी मैटर होता है वो छोटे छोटे ज़र्रात से और छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है जिन्हें एटम्स कहते हैं। और एटम्स के जो हैं वो तीन मेजर पोर्शंस होते हैं, यानी कि एक एटम के अंदर ये चीज़ आपको ज़रूर पाई जाएंगी। एक को प्रोटॉन कहते हैं और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इनमें से न्यूट्रॉन जो है उसका कोई ताकत या उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो हैं उनकी जो चार्जेस हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। चार्जेस से मुराद, जैसे अगर आपने मैग्नेट को दिखाओ तो मैग्नेट जो है वो नॉर्थ नॉर्थ पोल जो है वो रिपेल करता है और नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करता है। तो चार्ज भी इसी एक तरह की ताकत है जो कि एटम्स के अंदर होती है। और अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस एक जो एटम होता है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं। तो उसकी वजह से इसका जो नेट चार्ज है वो ज़ीरो होता है, इसकी वो चार्ज्ड एटम नहीं होता, अनलेस कि किसी वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए या इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दिया जाए। तो अगर आप देखें, जैसे ये आपको सामने एटम नज़र आ रहा है, इसके अंदर 3 प्रोटॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा कर दिया जाए, कहीं से एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा आ जाए, तो इसका जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 4 हो जाएंगे और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3 हो जाएंगे, यानी कि इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो बढ़ जाएगा। तो ये आपका जो एटम है ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बन जाएगा। और अगर इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाए किसी वजह से, तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, तो इसका चार्ज, नेट चार्ज जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये की प्रिंसिपल है आपके स्टैटिक चार्ज का। तो अगर आपके पास दो एटम या दो पार्टिकल्स आपके पास उनके अंदर कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर हैं, तो वो न्यूट्रल स्टेट में होगा और वो ना एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना उसको रिपेल करेंगे। लेकिन अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल दो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जैसे नॉर्थ नॉर्थ पोल
आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अगर दोनों नेगेटिव चार्ज हैं तब भी वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जैसे साउथ पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन अगर दोनों में से दोनों चार्ज मुख्तलिफ हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और यही फोर्स है, ताकत है, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, जिसकी वजह से वो कागज़ के टुकड़े खिंचकर बैलून की तरफ आ जाते हैं, या कंघी की तरफ जो आप अपने बालों में रब करते हैं। तो रब करने से होता क्या है कि जब आप बैलून को अपने बालों के ऊपर रब करते हैं तो द रबिंग गिव्स द इलेक्ट्रॉन्स इनफ एनर्जी टू लीव द एटम्स। Surplus extra electrons are added to the surface of the balloon। तो जब आप रब करते हैं तो आपके बालों में से आप एक अपने हाथ की ताकत से उसको रब कर रहे हैं, तो आपके सर से जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके सर से निकलकर, बालों से निकलकर एक बैलून की सरफेस के ऊपर चले जाते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर पहले बैलून न्यूट्रल था तो अब बैलून के अंदर अब न्यूट्रल नहीं रहा, क्योंकि उसके अंदर अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गए, तो ये नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। अगर ये नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा तो जो वो कोई भी शय जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा नहीं है वो उसको पॉजिटिव चार्ज की तरह नजर आएगा, यानी कि वो पॉजिटिव चार्ज उसके द पीसेस ऑफ पेपर आर नाउ मोर पॉजिटिवली चार्ज्ड देन द बैलून। ठीक है, क्योंकि बैलून ज़्यादा नेगेटिव चार्ज हो गया तो बाकी कोई शय जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज इतना नहीं है वो पॉजिटिव चार्ज की तरह एक्ट करेगा, और इनके दरमियान जो है वो हमें मालूम है क्योंकि ऑपोजिट चार्ज हो जाएंगे, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। सो क्योंकि आपने बैलून को पकड़ा हुआ है तो बैलून कागज की तरफ नहीं जाएगा, लेकिन कागज बैलून की तरफ जाएंगे। इसी तरह अगर आप इस बैलून को उठा के किसी दीवार के साथ लगाएंगे तो वो मुमकिन है उस दीवार से चिपक जाए, बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। लाइटनिंग जो है वो भी इसी वजह से होती है, क्योंकि दो चार्जेस मुख्तलिफ होते हैं और वो इतनी ज़्यादा उनके बीच में जो अट्रैक्शन होती है कि वो इवन हवा को फाड़ते हुए बिजली जो है वो दरख्त के ऊपर या कहीं पर ज़मीन के ऊपर गिरती है जहाँ पर ऑपोजिट चार्ज मौजूद होता है। एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और अगर आप सर्दियों में अगर आपने देखा कंबल आप कभी हाथ लगाएं या किसी और को हाथ लगाएं, गाड़ी को हाथ लगाएं, तो जो आपको स्पार्क सा जो नजर आता है, कभी आपको उससे थोड़ा सा चोट भी लगती है, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ही होता है। अगर इस चार्ज को, अब ये चार्ज जो है इसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई रास्ता चाहिए होता है, और वो रास्ता जो है वो लकड़ी, हवा, पत्थर के बीच में से नहीं ट्रैवल कर सकता, उसको लोहा चाहिए होता है, मेटल चाहिए होता है। तो अगर ये चार्ज जो कहीं पर स्टोर हुआ है इसको अगर कहीं रास्ता मिल जाए तो वो फ्लो करने लगता है और इसको करंट कहते हैं। ठीक है, ये जो लाइटनिंग का मैंने आपको बताया था इसको रास्ता नहीं मिलता, लेकिन ये चार्ज का डिफरेंस इतना ज़्यादा होता है कि समझे कि आपकी बिजली एक जगह से दूसरी जगह छलांग मार के चली जाती है, उसको स्पार्क, इसके लिए बहुत ज़्यादा इनकी चार्ज में डिफरेंस जो है वो होना चाहिए इनकी आपस में ताकत में। तो बहरहाल अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस अगर चार्ज एक जगह मौजूद हैं लेकिन और उनको आप कोई रास्ता फराहम कर दें, यानी कोई मेटल, कोई कंडक्टर उनको मिल जाए, ऐसी चीज़ जिसमें से करंट फ्लो कर सकता है उसे कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, और अगर कोई चार्ज को कंडक्टर मिल जाए तो वो चार्ज उसके बीच में से फ्लो करने लगेगा और उस फ्लो को करंट कहते हैं। तो अगर आप अगर एक सादा सा अगर आपको बल्ब कहीं से मिल जाए, ये 3 वोल्ट का बल्ब है, आपको मार्केट से मिल जाएगा। चलो, जो मैं कोशिश करूंगा कि इस लेक्चर में या बाद में जहां पर भी ऐसा कोई कंपोनेंट आपके लिए एक्सपेरिमेंट के लिए रिक्वायर्ड हो तो मैं आपको उसकी जगह बता दूंगा कि इसको कहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। फिलहाल ये 3 वोल्ट का बल्ब भी जो शादी वगैरह को जो फंक्शन होते हैं उसमें जो बल्ब लगे होते हैं, ये आपको अभी तो मैंने इसको परचेज़ किया था ऑनलाइन, इसकी जो जगह है इंशाल्लाह मैं आपको इस लेक्चर में या अगले में आपको बता दूंगा। तो अगर आपके पास कोई बल्ब मौजूद है जो कि 3 वोल्ट पे चल जाए, क्योंकि ये बैटरीज जो हैं ये टोटल 1.5 मिला के 3 वोल्ट बनते हैं, तो इससे आप अगर बैटरी को कनेक्ट करें तो आप इसको चला सकते हैं। तो अगर आप अपने सेल को कनेक्ट करें इस बल्ब की तारों से, तो बल्कि आपने इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए होंगे, लेकिन बेसिकली हम इसको इसलिए समझ रहे हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आए कि करंट फ्लो करता है, यानी कि इस बैटरी के अंदर चार्ज स्टोर्ड है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन की वजह से, केमिकल प्रोसेस होता है जिसकी वजह से चार्ज एक जगह स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप बैटरीज को लगाएंगे प्रॉपर डायरेक्शन में, तो आपके पास इसको, और ये आपने इसको तारों के जरिए से जोड़ दिया है, तो करंट एक तरफ से फ्लो करेगा, क्योंकि चार्ज है उसको रास्ते मिल के वो फ्लो करेगा, और जब वो इस बल्ब के बीच में से गुजरेगा तो उसको हीटअप कर देगा, गर्म कर देगा। ये बल्ब ऐसे डिज़ाइन होता है कि जब ये हीटअप हो तो ये ग्लो करे, तो ये ग्लो कर रहा है, और इसको कहते हैं आपका
सर्किट। तो ये सर्किट में आपकी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है को हम कोई भी सर्किट बनाएंगे उसको हमेशा क्लोज सर्किट होना चाहिए, यानी कि फ्लो करके उसको वापस जाने का कोई रास्ता होना चाहिए, यानी कि वो किसी ऐसी जगह से निकलेगा जहाँ पर चार्ज ज़्यादा है, जहाँ पर चार्ज ज़्यादा है वहाँ से निकलेगा और वहाँ पर जाएगा जहाँ पर चार्ज कम है। ठीक है, तो वो बैटरी की दूसरी एंड होती है, एक एंड के ऊपर चार्ज ज़्यादा होता है, एक की तरफ कम होता है, या ये कह सकते हैं कि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ फ्लो करेगा, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो करेगा, उसी वक्त फ्लो करेगा जब उसके पास जाने का रास्ता हो। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब इसको मैं सिर्फ एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा, इसका सर्किट डायग्राम, और फिर हम आज का लेक्चर खत्म करेंगे। अगर ये आप अज्यूम कर लें आपके पास बैटरी है 3 वोल्ट की, अब वो बैटरी 3 वोल्ट कैसे बनती है दोनों मिलाकर वो हम देख रहे हैं, क्योंकि एक बैटरी जो है 1.5 वोल्ट की है। बहरहाल अगर आपके पास बैटरी है तो ये जो लंबी वाली डंडी नजर आ रही है ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करती है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल को, और जो छोटी वाली है वो नेगेटिव टर्मिनल को। तो उन्होंने दो सेल, जैसे हमने 2 सेल मिलाए थे यहाँ पर, उन्होंने सेल 2 सेल मिला के हमने 3 वोल्ट बना लिए, यानी कि ये जो इसका पॉइंट है नीचे वाला पॉइंट, ये इसका नेगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, नेगेटिव टर्मिनल। अगर मैं आपको सेल की शक्ल में दिखाऊं तो सेल, अगर आपने देखें यहाँ पर, पता नहीं सेल की तस्वीर है कि नहीं, बहरहाल जो सेल का आगे एक हम्प सा निकला होता है, बम्प सा निकला होता है, वो पॉजिटिव होता है, और जो फ्लैट साइड होती है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ये जो रिप्रेजेंटेशन है सर्किट की, इसको कहते हैं स्कीमेटिक। तो स्कीमेटिक ऑफ द सर्किट, तो ये स्कीमेटिक डायग्राम में आप कोई भी सर्किट को ड्रॉ कर सकते हैं ताकि आप बता सकें कि आप किस किस्म का सर्किट बनाएं। तो अगर आपने किसी को बताया है कि क्या सर्किट बनाओ, या आपने कहीं से पढ़ा है, कहीं से देखा है, कोई आपको बताना चाह रहा है कि सर्किट कैसे बनाओ, तो उसके लिए जो रिप्रेजेंटेशन इस्तेमाल होती है उसे स्कीमेटिक कहते हैं। तो ये स्कीमेटिक दिखा रही है कि आपका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, और आपने इनको, ये जो ब्लू आप ग्रीन तार नजर आ रही है ग्रीन, ये वायर को रिप्रेजेंट करें, यानी कि आपने पॉजिटिव टर्मिनल को, ये जो ब्लैक सी चीज आपको नजर आ रही है ये बल्ब है 3 वोल्ट का, तो अगर आपको 3 वोल्ट देंगे तो यहाँ पर इससे करंट फ्लो करना शुरू करेगा, यानी यहाँ से इस तरफ से करंट फ्लो करेगा और यहाँ पर आके दूसरी तरफ से वापस इसके नेगेटिव टर्मिनल में चला जाएगा। ठीक है, तो एक ये पूरा क्लोज सर्किट है। अगर यहाँ से कहीं से भी अगर ये टूट जाएगा तो ये चीज सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो ये लाइट ऑन नहीं होगी। तो हम हमेशा आपको सर्किट चलाने के लिए आपको क्लोज सर्किट चाहिए होता है। ठीक है, तो करंट यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करेगा, इस बल्ब की बीच में से जाएगा और वापस इसके नेगेटिव टर्मिनल में आ जाएगा। ठीक है, हमेशा करंट के लिए फ्लो करने का पाथ मुकम्मल होना जरूरी है। ये पाथ कहीं पर भी ब्रेक हो जाएगा तो ये बल्ब ऑन नहीं होगा। और ये बल्ब क्यों ग्लो करता है? क्योंकि इसके अंदर एक खास किस्म का मेटल वायर होती है जो कि करंट के गुजरने से गर्म हो जाती है, और वो गर्म होकर ग्लो करती है, और वो ग्लो जो है लाइट आपको नजर आता है। तो अगली क्लास में इंशाल्लाह यहाँ से आगे चलेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।